हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के लिए आज से हम लोग एक नई रिवीजन सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर और सितंबर 2022 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। मंथली तौर पर फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी मंथ की। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और वीडियो जैसी आगामी सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल थोड़े समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे ज्वाइन करके और पीडीएफ बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, आप हमें यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना सामने आई थी। यह देश किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जो इसको समझने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास चलते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो ये देख रहे हैं आप, न्यू पापुआ गिनी, और यहाँ नीचे है तस्मानिया। यहाँ पर कुछ न्यूजीलैंड कुछ इस तरह से है। इसी न्यूजीलैंड के आसपास कहीं यहाँ पर ये टोंगा द्वीप स्थित है, ठीक है। और यहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट की घटना देखने को मिली थी। इस प्रश्न में दो की पॉइंट सामने आते हैं, एक प्रशांत महासागर और दूसरा ज्वालामुखी। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर भी यही है। प्रशांत महासागर में एक पॉइंट कई बार परीक्षा में देखने को मिला है, इसका सबसे गहरा बिंदु, हालांकि यह विश्व का सबसे गहरा बिंदु भी यही है, मैरियाना ट्रेंच इसे बोलते हैं। और इसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर। कई बार इसे 11,022 यानी 22 के रूप में भी देखा गया है। तो ओवरऑल हमें दोनों चीज़ों को याद रखना है। अब चलते हैं ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो आपको ये मालूम है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान आज भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो भी पदार्थ हैं वो द्रव अवस्था में लावा के रूप में पाए जाते हैं। जब लावा पृथ्वी की भूपर्पटी पर विस्फोट के साथ बाहर निकलता है तो इस घटना को भूगोल में ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है और जिसमें सदैव लावा निकलता रहता है, और सुषुप्त ज्वालामुखी में लावा निकलता तो नहीं है पर निकलने की कभी भी संभावना होती है। मृत अथवा शांत ज्वालामुखी में कभी भी लावा निकलने की या ज्वालामुखी विस्फोट की कोई संभावना नहीं रहती है। दुनिया के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इंडिया में आते हैं। इंडिया में जो ये आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहीं पर एक बैरन कॉन्टिनेंट है। इसमें एक ज्वालामुखी स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी। हालांकि लंबे समय से सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, पर अंतिम बार इसे 1991 में इसमें उद्गार देखने को मिला, तब से ये सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आ गया। तो इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, पर सबके बारे में तो नहीं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे हम लोग। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापैक्सी है, ठीक है। ये इक्वेडोर में है। और जो इटली देख रहे हैं ना, यूरोप का इटली एक देश है, इटली, ठीक है। देखिए, इटली में दो द्वीप हैं, एक सिसिली द्वीप और एक लिपारी द्वीप। सिसिली द्वीप पर पाया जाता है माउंट एटना और लिपारी द्वीप पर पाया जाता है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। जो माउंट एटना है यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और स्ट्रोम्बोली जो है इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए, जो मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है। यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। फ्यूजियामा ये जापान देश में एक ज्वालामुखी है। इसी तरह बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, सबके बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरू। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका का
जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुछ पेरू स्थित है, इसकी राजधानी है लीमा। चूँकि एक समुद्र तटीय देश है तो समुद्र के तट के क्षेत्र में लगभग 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव होने के कारण यहाँ स्थिति खराब होने लगी थी। इसी को देखते हुए यहाँ की सरकार ने आपातकाल घोषित किया गया था। ये जो बैरल है ना, ये कच्चे तेल के मापन की इकाई है। एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो 159 लीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल की बात हो रही है तो आए दिन आप खबरों में देखते होंगे कि दुनिया में कई सारे देश हैं जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई है। जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है। न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में पोलियो को लेकर आपातकाल की घोषणा की गई थी। और अफगानिस्तान और श्रीलंका की हालत कुछ समय पहले आपने देखी ही थी। अच्छा, आपातकाल के संबंध में भारत से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं आपातकाल से संबंधित, 352, 356 और 360। ठीक है, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 356 में यदि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा अटैक, सशस्त्र विद्रोह जिसे बोला जाता है, और तो इसके तहत 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 356 में देश के भीतर किसी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र खराब हो जाता है तो उस स्थिति में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और देश में वित्तीय स्थिति खराब होने की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। याद रखिएगा, देश में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18-19 जनवरी को ब्रिक्स शेर्पा की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा। हालांकि इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि यानी शेर्पा के रूप में संजय भट्टाचार्य ने भाग लिया था। देखिए, ये ब्रिक्स शेर्पाओं की ये पहली बैठक ही थी और इसकी मेजबानी चीन के द्वारा की गई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ब्रिक्स जो है ना, वो 5 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ठीक है, और इसकी पहली बैठक का आयोजन 2009 में रूस के द्वारा किया गया था और उस वर्ष के बाद बारी बारी से अल्फ़ाबेटिकली ये जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी मतलब उनको मेज़बानी दी जाती है। तो पिछले वर्ष यानी 13वीं, ठीक है, 13वीं बैठक की मेज़बानी भारत ने किया था और वर्ष 2022 में 14वीं बैठक का मेज़बान इस साल चीन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश में एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस की स्थिति, ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति कुछ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप है, तो इसी के सामने, ठीक है, इसी के सामने कहीं ये मॉरिशस जो द्वीपीय देश है वो स्थित है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और ये महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा मॉरिशस में ढांचागत विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं के रूप में सहयोग दिया जा रहा है और इसी का आभार प्रकट करने के लिए मॉरिशस की सरकार ने मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है महात्मा गांधी की, तो बहुत जल्दी 2 अक्टूबर आने वाला है, तो महात्मा गांधी के बारे में प्रतिमा अनावरण की बात हो रही है। तो देखिए, कुछ बात मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर गए हुए थे, तो उन्होंने इस दौरान पराग्वे और जॉर्जिया में, इन दोनों देशों में एक एक महात्मा गांधी की एक एक प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, और ये जो मेडागास्कर की बात बता रहा हूँ मैं, मेडागास्कर में भी एक हरित चौराहे यानी ग्रीन ट्रायंगल का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महात्मा गांधी की फ़ोटो भारत के नोटों पर किस वर्ष से प्रिंट करना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने या फिर डॉक्टरों ने कह सकते हैं कि जो है कि मानव के भीतर सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट करके सफलतापूर्वक दिखा दिया था। हालांकि उस व्यक्ति की बाद में मौत हो गई थी। यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो उनका नाम शायद डेविड वेनेट था। ठीक है।
इनकी मृत्यु हो गई थी। अब चूँकि यहाँ पर नई खोज की बात हो रही है तो ऐसे ही न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। इजराइल जो है ना, वो मात्र कोशिका से एक कृत्रिम भ्रूण का विकास कर लिया है। भारत के संबंध में भी ट्रांसप्लांट की बात चूँकि हो रही है, तो अभी हाल ही में केरल में एक व्यक्ति के पूरे हाथ को ट्रांसप्लांट करने की तकनीक के साथ जो है केरल चर्चे में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब में। देखिए, ऊँटों को आराम करने के लिए सऊदी अरब में एक होटल बनाया गया है और उस होटल का नाम है टैट मैन। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब एक खाड़ी देश है, वहाँ पर रेतीला क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो रेत की जहाज ऊँट को ही बोला जाता है। ठीक है ना। सऊदी अरब से संबंधित एक चीज़ और मैं बता दूं, रोबोट को नागरिकता देने वाला ये विश्व का पहला देश है और उस रोबोट का नाम था सोफिया। ठीक है, और खाड़ी देशों में 2021 में, ठीक है, खाड़ी देशों में 2021 में जो है ना क्या बोलते हैं, योग महोत्सव का आयोजन किया गया था सऊदी अरब में ही, याद रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। पिछले वर्ष जो पेट की परीक्षा हुई थी उसके सेकेंड पाली में ये क्वेश्चन आया था मुद्रा के रूप में कि सऊदी किस देश की मुद्रा रियाल है, तो सऊदी अरब। ठीक है, शायद मुद्रा आया था या शायद मुद्रा पूछा गया था या राजधानी, शायद कुछ ऐसा ही है, लेकिन सऊदी अरब के संबंध में पूछा गया था, इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। देखिए, आए दिन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जैसे जैसे सक्रियता लोगों की बढ़ रही है, एक साइबर अपराध भी उधर बढ़ता जा रहा है। तो वयस्कों के लिए सोशल मीडिया में साइबर दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया है। ठीक है, बात करते हैं यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में बसा हुआ एक बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलस शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या कर सकते हैं, अभी हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, दो बात मैं जल्दी से बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में एक प्लेटिपस अभ्यारण्य की घोषणा की गई है। प्लेटिपस अभ्यारण्य खोला गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं हेमंत धनजी, यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, मैं बता देता हूँ। हेमंत धनजी ये भारतीय मूल के हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हेमंत धनजी वो भारतीय मूल के हैं। भारत के संबंध में एक बात मैं और बता दूं, जो SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपनी एक ब्रांच स्थापित करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ जियोग्राफिकली क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए, जो ये ऑस्ट्रेलिया है, कुछ स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं जल संधियाँ की। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना, ये न्यू पापुआ गिनी है, यहाँ नीचे तस्मानिया है और ये न्यूजीलैंड है। मैंने अभी पहले क्वेश्चन के डिस्कशन में बताया था। तो न्यूजीलैंड के बीच कुक जल संधि पाई जाती है। उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कुक जल संधि, बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, और टोरस जल संधि पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के बीच में। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाएं न्यू पापुआ गिनी में ही बोली जाती है, लगभग 800 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। ठीक है, हालांकि न्यू पापुआ गिनी का डिस्कशन यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ये ओपन रॉक संग्रहालय क्या है? तो अति प्राचीन लगभग 35 विभिन्न चट्टानों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा, उनके क्वालिटीज़ का डिस्कशन किया जाएगा इसमें। ठीक है ना, और चूँकि तेलंगाना की ही बात हो रही है, तो देखिए, भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र भी यहीं पर स्थापित किया गया था, तेलंगाना में ही। ठीक है, और चूंकि तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो देखिए, तेलंगाना भारत का नवीनतम गठित राज्य है और 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था। ठीक है, यहाँ की राजधानी हैदराबाद है और
तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल यहाँ की तमिलिसाई सुंदरराजन, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं उज्ज्वल भुइया। ठीक है। तेलंगाना में क्या कर सकते हैं, देखिए तेलंगाना में ना उत्सव बहुत चर्चे में रहता है। तो एक मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया था कोया जनजाति के द्वारा। बतकुंभा महोत्सव, बोनालू महोत्सव, ये दोनों तेलंगाना में ही मनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की सैन्य अधिकारी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं, तो ये है हरप्रीत सिंह चंडी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, सॉरी देखिए मैं कितनी ब्लंडर मिस्टेक कर रहा हूँ। दक्षिणी ध्रुव के डिस्कशन में मैं उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी भी मिस्टेक कभी हो जाती है जुबान इधर उधर होने से। सॉरी। तो ये भारतीय मूल की ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं। ये ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब चूंकि भारतीय महिलाओं की इंटरनेशनली यहाँ पर डिस्कशन आ गया है, तो देखिए डिस्कस कर लेते हैं। भारत की महिलाएं वैश्विक तौर पर अपना परचम हर जगह लहरा रही हैं। कुछ चर्चित महिलाओं की यदि बात करें तो देखिए, यूएसए में जो उपराष्ट्रपति के पद पर इसमें वर्तमान है कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं। ब्रिटेन की तरफ चलते हैं तो ब्रिटेन में अभी हाल ही में यहाँ पर होम मिनिस्टर चुनी गई हैं, शायद एवेला ब्रेवरमैन कुछ इनका नाम है। अभी जल्द ही इनको एलिजाबेथ सेकेंड वुमन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड में जेसिका अर्डन सरकार में प्रियंका राधाकृष्णन का नाम आपने सुना ही होगा। और कनाडा में रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद। ये जितनी भी महिलाओं के नाम मैंने बताए ये सभी भारतीय मूल की महिलाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो ये हरप्रीत सिंह चंडी है ना, इनका एक उपनाम है पोलर प्रीत, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। यहाँ पर 100 चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं और इसकी सहायता से अब 576 वाहन एक दिन में चार्ज कर सकने में वो सक्षम होगा। ठीक है। चूँकि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, ईवी चार्जिंग स्टेशन इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं। ठीक है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए एक हिमाचल प्रदेश भी चर्चे में आया था। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है काजा। ठीक है। इसी में भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया था। बात यहाँ पर चूँकि गुरुग्राम हरियाणा की हो रही है, तो देखिए गुरुग्राम से संबंधित कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए गुरुग्राम में ना भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया था। वोटर पार्क, भारत का पहला वोटर पार्क भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड पीस सेंटर ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। और हरियाणा सरकार के द्वारा भारत का पहला हेली हब, हेलीकॉप्टर्स के लिए यहाँ पर हेली हब स्थापित किया गया है। ठीक है। हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है। हरियाणा के गुरमीत सिंह नहीं है, बंडारू दत्तात्रेय है, शायद बंडारू दत्तात्रेय है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। चलिए, हरियाणा के पंचकुला में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो ये कोच्चि केरल। ठीक है। इस परियोजना का नाम है मुजरिस और एक इलेक्ट्रिक बोट यहाँ पर लॉन्च की गई थी और उसी के बाद ये जल मेट्रो वाला शहर पहला बन गया था। कोच्चि केरल की बात हो रही है। ठीक है। तो केरल में क्या कर सकते हैं, देखिए कोच्चि से ही मैं बात बता देता हूँ आपको। जो कोच्चि का जो केरल का जो कोच्चि एयरपोर्ट है ना, वो सोलर एनर्जी से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। अभी हाल ही में इसे एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इसी के लिए। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, जो कोच्चि जगह है वो किस जिले में है। ठीक है। केरल के किस जिले में कोच्चि स्थित है, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे।
ठीक है। तो केरल की बात हो रही है, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। ठीक है। परिवर्तनम योजना, परिवर्तनम योजना ये तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर पिंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, पिंक प्रोजेक्ट महिला सुरक्षा को लेकर के शुरू किया गया था। ठीक है। और क्या कह सकते हैं केरल के बारे में, एक यहाँ की बहुत चर्चित योजना है वन स्कूल वन IAS योजना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार की एक पहल है? तेलंगाना सरकार की। स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तेलंगाना की सरकार द्वारा ये एक नई योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में बेसिक तौर पर सुधार ले आना। ठीक है। और शिक्षा को लेकर और क्या कह सकते हैं, देखिए शिक्षा को लेकर चूंकि यहाँ पर माना बाड़ी कार्यक्रम ये तेलंगाना सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तो इसने एक ओपन क्लासरूम की जो है कि शुरुआत की थी। जैसे बाहर पेड़ों के किनारे बच्चों को बैठा करके, पेड़ों के नीचे बच्चों को बैठा करके और शिक्षा का संचालन किया जा रहा था। तो ये भी एक अच्छा कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। चूँकि तेलंगाना की बात हम लोग पूर्व के क्वेश्चन में कर लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर तेलंगाना के बारे में अब छोड़ते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ठीक है। देखिए गोवा के राजनीतिक इतिहास में 50 वर्षों तक विधायक और 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रताप सिंह राणे। इनके इसी राजनीतिक सहयोग और राजनीतिक योगदान को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की कैबिनेट ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इनका नाम प्रताप सिंह राणे है। क्वेश्चन काफ़ी चर्चित है, हो सकता है परीक्षा में ये आ सकता है। ठीक है ना। तो बात करें थी गोवा की, तो देखिए जो गोवा है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं वर्तमान में, और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। और गोवा का जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र है वो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्र में आता है, अधिकार में आता है। तो वर्तमान में मुंबई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दीपांकर दत्ता हैं। ठीक है ना। गोवा के बारे में और क्या कह सकते हैं, देखिए गोवा का ऐतिहासिक परिदृश्य कुछ ऐसा है कि गोवा को पुर्तगालियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दिसंबर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है 1961 को आज़ाद करा लिया गया था, इसीलिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को गोवा मुक्ति लाइक एंड शेयर जरूर करें, आप हमें अप्रिशिएट भी। गोवा भारत का पहला, ठीक है। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी यदि हमें सुझाव और सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हर घर जल मिशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 100% घरों में पानी पहुंचाने का आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका धन्यवाद। सत्यापन भी केंद्र सरकार के द्वारा गोवा ने प्राप्त कर लिया है। तो ये सारी बातें गोवा से हैं। गोवा में एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने नेपाल की सीमा के पास के जिले, नेपाल की सीमा के जिले में 4 ग्रामों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लगता हुआ बहराइच जिला के 4 गांव ये राजस्व गांव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। मुख्य रूप से ये एक आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले ये गांव हैं। यहाँ पर बुनियादी ढांचे के विकास और उत्थान के लिए मुख्य रूप से ये गांव घोषित किए गए हैं। ठीक है ना। तो चूँकि यहाँ पर बात हो रही है नेपाल की और उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि स्थित है प्रयागराज में, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ना, इलाहाबाद का, वो भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट यही है। सबसे पुराना नहीं, सबसे बड़ा। ठीक है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय जब ये बना था आगरा में, लेकिन उसके 3 वर्ष बाद
ये 1969 को इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने वाला ये भारत का पहला हाई कोर्ट भी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कह सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की अभी हाल ही में एक योजना चर्चे में आई थी, किसानों के उत्थान के लिए पंचामृतम योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई थी। जैसे मैंने केरल के संबंध में आपको 1 स्कूल 1 IAS योजना बताया था, उसी तरह एक उत्तर प्रदेश में ODOP योजना चलती है। ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। और एक ऐसी ही मिलती जुलती योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाती है, OBOP योजना। ठीक है, यहाँ पर जो इस योजना के तहत लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उठाए जाते हैं और एक मार्केट में अच्छी पहचान दी जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ये जो प्रोजेक्ट्स उठाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स उठाए जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उठाए जाते हैं, वहीं हरियाणा की सरकार में ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट और यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कुछ चर्चित रेलवे स्टेशन थे, उनके नाम बदल दिए गए हैं हाल ही में। जैसे क्या कह सकते हैं, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और क्या कह सकते हैं, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब हरिगढ़ कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब अयोध्या कैंट कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया था? इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। देखिए, यहाँ पर 2 बात मैं बता देता हूँ। जैसलमेर ये 2022 ये सेना स्थापना दिवस लगभग 15 जनवरी को ये 2022 में जैसलमेर में फहराया गया था। और इतनी लंबाई चौड़ाई की ऊंचाई वाला 2021 में लद्दाख में भी झंडा फहराया गया था। ठीक है, हालांकि भारत का सबसे ऊंचा झंडा जो 100 फीट लंबा था वो श्रीनगर में लहराया गया था। ठीक है, चूँकि यहाँ पर तिरंगे की बात हो रही है, तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा के बारे में बात करते हैं। भारतीय तिरंगे में 3 रंग है, इसलिए इसे हम तिरंगा बोलते हैं। जो चक्र है ना, उसमें 24 तिलियाँ मौजूद हैं और उसे भारत के राज्य चिन्ह अशोक चिन्ह से लिया गया है। भारतीय ध्वज के जो जनक हैं यानी निर्माता हैं, पिंगले वेंकैया बोला जाता है उनको। ठीक है, और यहाँ खादी की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को चुना गया था। ठीक है मित्रों, तो ये थी हम लोगों की जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमें अप्रिशिएट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपसे मैं आज एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये इसके ऑप्शन है, और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।